90 डिग्री देख रहे हैं सभी दर्शकों का हम अभिवादन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा है कि अपने दुश्मनों को शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। दोस्तों, ये चुटकियां ली जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस के आज इस तरह के हालात हैं दोस्तों, और इस तरीके से इस कदर भ्रमित किया जा रहा है हरियाणा की जनता को कि आखिर वो ये समझ नहीं पा रही है कि क्या सच है और क्या झूठ है। जिनके ऊपर गद्दारी का टैग लगा दिया गया, वो लोग तो मीडिया के सामने आके भूपेंद्र हुड्डा की ही धज्जियां उड़ाने लग रहे हैं दोस्तों। और यहां तक कि दीपेंद्र हुड्डा को भी नहीं बख्शा जा रहा है। शैली चौधरी को गद्दारों की इस लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर का गद्दार है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से करार दे दिया गया। हरियाणा की जनता के बीच में कुछ कुछ ऐसी छवि है शैली चौधरी की है, बना दी गई है। ये हमने नहीं बनाई है, ये उनकी पार्टी का मामला है, उनके आला नेता ही ऐसा कर रहे हैं। अब शैली चौधरी पर भी भारी दबाव है, वो नित नए नए मीडिया इंटरव्यूज दे रही हैं और नित नए नए खुलासे कर रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। दोस्तों, कहा जा रहा है कि शैली चौधरी ने अपना ईमान बेच दिया, वो नोटों में बेच दिया, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बदला लेना, इंतकाम उसके पीछे का मकसद है दोस्तों। लेकिन शैली चौधरी जिस तरीके से मीडिया को हैंडल कर रही हैं वो बेहद लाजवाब है, और उसका आप लुफ्त उठाइए दोस्तों कि अगर आपने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी भी की है तो उसके बावजूद भी कैमरे को कैसे फेस किया जा सकता है, कैसे दर्शकों के साथ निगाहों में निगाहें मिला के या उस पत्रकार के साथ बातचीत की जाती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, वो आप शैली चौधरी से सीख सकते हैं। शैली चौधरी कह रही हैं कि बाकी जो 4 लोग हैं उनके भी नाम बताए जाएं, आखिरकार उनको क्यों बचाया जा रहा है। दोस्तों, अब ये पूरा खेल ही इस तरफ मुड़ रहा है कि अगर उस हमाम के अंदर जब सभी बिना कपड़ों के हैं तो कुछ लोगों को कपड़े पहने हुए आखिर क्यों साबित किया जा रहा है। ये शैली चौधरी हैं, वो कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रही हैं। शैली चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं किया है, उन्हें जानबूझकर बलि का बकरा है दोस्तों वो बनाया जा रहा है। हालांकि शैली चौधरी की इस बात पर तो कोई इतना भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन वो लगातार हुड्डा परिवार पर हमलावर है, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है अपने बचाव में कि जो वीडियोग्राफी होती है उस वीडियोग्राफी को आप चेक कर लीजिए। और उनके समर्थन में बीजेपी के मंत्री हैं कद्दावर कृष्ण बेदी साहब, वो उनका समर्थन करते हुए कहते हैं कि बहुत हंगामा हुआ था शैली चौधरी की वोट पर, तो हमने इनकी वोट को रद्द कराने के लिए भी 15 मिनट तक हंगामा चला था। लेकिन खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच बचाव में आए और उन्होंने माना कि शैली चौधरी का वोट एकदम जायज है। दोस्तों, शैली चौधरी अपने बचाव में इस बात को कोड कर रही हैं। हालांकि कहने को तो शैली चौधरी पर कोई ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी वो मीडिया के माध्यम से गेम में बनी हुई है, जनता के बीच में है, वो कहीं ना कहीं सियासी सवाल तो कम से कम जरूर खड़ा कर रहा है दोस्तों। और बाकी जो विधायक है जिन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है, उनका भी कुछ ना कुछ इसी तरह का कहना है दोस्तों। अब देखिए, ये लोग इतने निर्भीक क्यों हैं, ये लोग सरेआम ऐसा घिनौना काम करके भी लगातार मीडिया को फेस कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस तरह की राजनीति की है। और जब आपके पार्टी के कद्दावर नेता जो नेतृत्व करता है चुनाव का, अगर उसका ही चाल चरित्र अगर इस तरह का हो, अगर उसकी ही राजनीति पर कोई शक शुबा हो, तो बाकी जो पार्टी के विधायक होते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं अगर कभी मौका मिलता है इस तरह की दगा करने का। शाही कांड हुआ था, यह किसी से छुपा नहीं है। बेशक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सच को कभी माने या ना माने, या कभी कोई अपनी आत्मकथा अगर वो लिखना चाहें और उनकी अंतरात्मा कोई गवाही दे, तो शायद इस सच को वो कभी ना कभी हरियाणा की जनता को कम से कम जरूर बता पाए। स्याही कांड को लेकर हरियाणा की जनता मानती है, उनके तमाम विरोधी राजनेता मानते हैं कि स्याही कांड के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। और इस चुनाव के अंदर भी कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब चाहते ही नहीं थे कि बहुत ज्यादा सीटें आई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्हीं के विधायक हैं वो कह रहे हैं दोस्तों। ये रेणुबाला है वो कह रही हैं कि उन्हें हराने के लिए बाकायदा दीपेंद्र हुड्डा ने तो बीएसपी उम्मीदवार का समर्थन करने का वायदा तक है वो कर दिया था, गवाही तक है वो भर दी थी उनके समर्थन में। तो ये इनके विधायक ही हैं जो इनके राज हैं खोलते जा रहे हैं। और परत दर परत जो एक एटॉमिक बम लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बन रहा था दोस्तों, आज वो फूट गया है।
ऐसा लगता है हमें ये पार्टी अंदर से पूरी तरीके से टूटी हुई है, पूरी तरीके से मुरझाई हुई है। और मीटिंग के अंदर शायद अगर ये लोग बैठें और अगर कोई इन्हें खुली छूट दे दे तो ये एक दूसरे के कुर्ते फाड़ते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों। ये अंदर से इतना थक चुके हैं, टूट चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस पार्टी की जो आज के दिन स्थिति है, विचारधारा है, ये बीजेपी का मुकाबला है वो कतई भी नहीं कर सकती है। इस मुद्दे पर बीजेपी भी बैकफुट पे है कांग्रेस के साथ में दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को भी हरियाणा की जनता देख रही है कि किस तरीके से हर चीज का प्रयोग करके भाजपा है हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश करती है। बेशक से भाजपा के नेता इस बात को ना माने, लेकिन सच अब हरियाणा की जनता के सामने है कि सत्ता का पूरा दुरुपयोग है कर रही है भाजपा दोस्तों। यह कहना कोई जल्दबाजी या कोई गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इसलिए घबराई हुई है क्योंकि हरियाणा की जनता को अब यह लग रहा है कि यह मजबूत विपक्ष कैसे हो सकता है, क्या ये लोग बीजेपी को हराएंगे। गद्दार दगाबाजों की भरमार है, यह पार्टी भरी हुई है। भ्रष्टाचारियों से, पैसों के ऊपर खेल करने वाले लोगों से यह पार्टी है वो दोस्तों भरी हुई है। पैसे के ऊपर ये सभी नाच हो रहा है दोस्तों, और ये एक दूसरे से इंतकाम लेना चाहते हैं। शायद इनकी निगाहों को अगर आप ध्यान से देखेंगे कांग्रेस वालों की, तो इनकी निगाहों में दुश्मनों के रूप में बीजेपी का नाम नहीं मिलेगा। बीजेपी के प्रति तो इनका प्रेम झलकता है, इनके विधायकों का, गोकुल सेतिया हो, कुलदीप वत्स हो, लेकिन इनकी निगाहों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इंतकाम है उसमें कांग्रेस के ही लोग दिखाई देंगे। आज भी ये जो 9 चेहरे हैं, अगर इनके कान अगर आप चेक कर लीजिए, हरियाणा में एक कहावत है कि चोर के कान हमेशा ताते होते हैं दोस्तों, तो ये फॉर्मूला भी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे। अगर इन 9 लोगों के अगर आप कान चेक करेंगे तो ये गर्म मिलेंगे। इनकी निगाहों को आप देखेंगे तो इनका एकमात्र दुश्मन जो मिलेगा आपको वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो मिलेंगे दोस्तों। अब दीपेंद्र हुड्डा इन्हें गद्दार कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तक ये लग रहा था कि ये खेल आसान है, कार्रवाई होगी और यह खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन यह खेल बहुत लंबा चलने वाला है और हो सकता है पूरे 5 साल हरियाणा की जनता को जो ये तमाशा दिखा रहे हैं, इनके तमाशबीन है, वो हमें और आपको भी है वो बनना पड़े दोस्तों। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा जब ये मामला सामने आया था कि इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये लोग इस्तीफा आखिरकार नहीं दे रहे हैं दोस्तों। इसके पीछे इनका बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र और खुराफाती दिमाग है वो काम कर रहा है दोस्तों। अब इससे बीजेपी को भी सियासी फायदा है। ये लोग अपनी पार्टी की आंख में आंख डालकर ये कह रहे हैं हमारे पास जो नोटिस आया है हम उसका जवाब है वो देंगे। रामकिशन साहब का आपने बयान सुना हो तो वो गीता भुक्कल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, एक तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गीता भुक्कल ने तो ऐसे डट्टी चेहरों का नाम हरियाणा की जनता के सामने एक तरीके से है वो खोलकर रख दिया है दोस्तों, क्योंकि वो अब इतनी कद्दावर नेता हो चली हैं कि अगर वो इस तरह के षड्यंत्र के अगर अब हिस्सा रही तो शायद उनकी हल्के की जनता है उन्हें आखिरकार किस निगाहों से देखेगी। तो दोस्तों रामकिशन गुर्जर तो गीता भुक्कल को सबसे बड़ा विलन है अपना यहां पर साबित कर रहे हैं। अब ये लोग इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास जो नोटिस आया है हम उसका जवाब देंगे दोस्तों। उस शायद जवाब के बदले में फिर एक और नोटिस निकाला जाएगा और हरियाणा की जनता, मैं और आप ये देखते रहेंगे ये नोटिस का खेल है वो कब तक चला रहेगा। 5 लोगों का तो भविष्य शायद अब कांग्रेस के साथ कभी इस तरह का होगा नहीं, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। ये 5 लोग कम से कम इतना जरूर करेंगे, और 5 कहां है, कुलदीप वत्स भी कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। 5 नहीं 6 लोग तो खुलेआम है वो कर रहे हैं। गोकुल सेतिया को जरूरत ही नहीं है ये कहने की वो फिर कभी मुख्यमंत्री को बुला लेंगे। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, पार्टी बेशक से है वो इनके ऊपर निलंबन तक की कार्रवाई बेशक से कर दे, लेकिन ये लोग लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संपर्क में रहेंगे दोस्तों। और बहुत समय तक अगर कोई विधानसभा जो हल्का होता है अगर वो विपक्ष में रह जाएं तो दोस्तों राजनीतिक तौर पर बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है, बहुत सिकुड़न हो जाती है, कम से कम उन धोलपोश नेताओं को जरूर हो जाती है जो लगातार सत्ता से दूर रहते हैं दोस्तों। तो उन लोगों को ये लोग बीजेपी से मिलवाते रहेंगे, अपने कुछ काम निकलवाते रहेंगे, और उसकी एवज में दोस्तों बीजेपी को सिर्फ इतना करना है कि ये 5 या 6 लोग लगातार भूपेंद्र हुड्डा को टारगेट करते रहेंगे, कांग्रेस की पोल खोलते रहेंगे, और कांग्रेस में और भी जो ऐसे चेहरे हैं
अभी ये नहीं है कि इतने ही हैं, उन भी चेहरों के नाम ही लगातार उजागर करते रहेंगे दोस्तों। बीजेपी की ऐसी पार्टी जिससे हरियाणा का कोई भी ऐसा वर्ग अछूता नहीं है जिस पर उन्होंने हंटर ना चलाया हो, चाहे वो किसान है, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे वो सरपंच थे, चाहे वो बैंक कर्मी थे, चाहे छोटे उद्योग वाले हैं दोस्तों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में है दोस्तों। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसके हितोपरि सरकार ने कुठाराघात है ना किया हो। तो ऐसे में बीजेपी जानती है कि उन्हें इन लोगों की सुनने की बजाय लगातार सत्ता में बने रहना है, बशर्ते कांग्रेस पार्टी इसी तरह के गद्दारों से भरी रहे और बशर्ते कांग्रेस में इसी तरह के लोग हैं वो शामिल होते रहे। बीजेपी को इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और एक तरीके से 2029 के जो चुनाव की परिपाटी है दोस्तों, इस राज्यसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि जैसा अब की बार हुआ है 2029 में कुछ जादू की छड़ी नहीं है दीपेंद्र हुड्डा के पास या वो कुछ अलग कर देंगे, बल्कि उनका जो ग्राफ है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी साख खोते जा रहे हैं, अपना भरोसा है वो खोते जा रहे हैं। और शायद सबसे बुरा दौर है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जिसमें वो ये नहीं जानते कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है दोस्तों। पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है हुड्डा परिवार, पहली बार है दोस्तों। तो ऐसे में 28 में भी ये राज्यसभा का चुनाव होना है। ये 5 लोग इसी तरीके से निलंबन बेशक से झेल लें। 28 में तो दोस्तों ये 9 लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल 28 में हो सकता है ये 9 की बजाय ये लोग 18 हो जाएं दोस्तों। और 28 का जो तमाशा है आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोस्तों। इस फिल्म का पार्ट 2 है वो 28 में होने वाला है। और 28 में अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिकती है तो ये पूरी तरीके से बिखर जाएगी दोस्तों। और 29 का जो आम चुनाव है, भाजपा इमीडिएट तरीके से जो एंटी इनकम्बेंसी बनेगी, जो लोगों में रोष उत्पन्न होगा कांग्रेस के प्रति, एकदम से हो सकता है कि विधानसभा भंग करके बीजेपी इस चुनाव को 6 महीने पहले करवा दे। क्योंकि कांग्रेस के प्रति बहुत बुरा माहौल जब होगा, लोग दीपेंद्र हुड्डा से भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका होगा दोस्तों। ये बहुत बड़े सियासी खेल हैं, बहुत सोच समझकर बीजेपी ये कर रही है दोस्तों। तो ये जो चुनाव है, ये 2029 का जो परिणाम है वो अभी से साबित करता है दोस्तों कि 2029 में कम से कम इस हालातों के साथ, इन चेहरों के साथ और इस नेतृत्व के साथ इस बीजेपी को है दोस्तों वो नहीं हराया जा सकता है। तभी तो ये दोनों पार्टियां अभय सिंह चौटाला को, इनेलो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन के तौर पर करार दे रही हैं दोस्तों। सबसे बड़ा दुश्मन उस पार्टी को कहा जा रहा है जिसके अभय सिंह चौटाला तो चुनाव भी नहीं जीते हैं, केवल 2 विधायक हैं। उसके बावजूद मुख्यमंत्री सैनिक की पहली बार हवाइया अगर किसी मुद्दे को लेकर उड़ी तो इनेलो के मुद्दे को लेकर है दोस्तों। देवेंद्र कादियान की अगर आप बयान को अगर दोस्तों आप समझेंगे तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनेलो की तरफ से हमें भरोसा दिया गया था दोस्तों। अगर उनकी बात में सच भी है तो पहली बार किसान कमेरे का प्रतिनिधित्व करने वाली ये पार्टी हरियाणा के उस सियासी खेल की मंजी हुई खिलाड़ी है, वो बन चली है दोस्तों। क्योंकि उसने कहा था, अभय सिंह चौटाला ने कहा था वो हरियाणा की जन भावनाओं का ख्याल रखेंगे। बेशक से कह दिया हो इन लोगों को, लेकिन आखिर तक वो इस बात को डटे रहे दोस्तों। और इसमें बीजेपी भी कहीं ना कहीं उजागर हुआ है, उसका भी चेहरा की खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है। कांग्रेस पर गद्दारों की भरमार पार्टी होने का आरोप लग रहा है। लेकिन इनेलो को लेकर ये लोग खुन्नस इसलिए निकाल रहे हैं कि ये गेम पता नहीं किस तरफ होता। इत्तेफाक कहें या ऊपर वाला खुदा इतना मेहरबान था इनेलो के ऊपर दोस्तों कि इनेलो ने अब की बात बहुत सोच विचार कर इन दोनों पार्टियों का चेहरा है हरियाणा की जनता के सामने ला दिया है दोस्तों। अब इन्हें सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अगर इनेलो यहां से ग्रो करती है तो ये खुद अपने दम पर दोस्तों, इनेलो यहां से अगर थोड़ा सा भी ग्रो करती है, जबकि ये यकीनन है वो यहां से बहुत बड़ा हाइप है वो इनेलो को मिला है, यहां से अगर इनेलो की सीटों में अगर बढ़ोतरी होती है दोस्तों तो इन दोनों पार्टियों का चाल चरित्र है अपने दम पर इन्हें बहुमत नहीं पाने देगा। तो ऐसे में इनेलो के दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय, इनेलो की ड्योढ़ी पर जाने की बजाय इन पार्टियों के लिए कोई रास्ता नहीं होगा दोस्तों। और अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला की तरह फैसला नहीं लेंगे दोस्तों। वो लगातार कहते जा रहे हैं अभय सिंह चौटाला, इन दोनों पार्टियों के साथ अगर कुछ ऐसा होता भी है दोस्तों तो अपने नीचे रखकर राजनीति है वो इनसे करवाएंगे दोस्तों। ये इसीलिए इनेलो से ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं दोस्तों। और 4 लोगों को तो पूरी तरीके से बचाया जा रहा है। ये 5 लोग कह रहे हैं कि आखिर उन नामों को उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है दोस्तों। ये हुड्डा परिवार की बड़ी सियासी मजबूरी है कि वो उपचुनाव के अंदर कांग्रेस भी नहीं जाना चाहती, बेशक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी बात बनाना चाहे। पीछे पीछे जो 5 उपचुनाव हुए हैं उसमें मोटा मोटा अगर आप देखेंगे, एक अभय सिंह चौटाला जीते थे किसान आंदोलन में जो हुआ था बड़ौदा में, बेशक से कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव निकाल लिया हो दोस्तों, लेकिन वो टक्कर अगर आप देखें ना तो वो बहुत जोरदार थी।
और 3 जो उपचुनाव हैं वो सरकार ने जीती। सब जानते हैं कि जब उपचुनाव होते हैं तो अधिकतर जो रिजल्ट है 90% है वो सत्ता के फेवर में ही जाता है। इसलिए कांग्रेस को भी पता है वो 37 सीटों पर है। अगर 5 के 5 उपचुनाव दोस्तों अगर वो हार जाती है तो उसकी बखियां उधड़ जाएगी। हुड्डा का जो नेतृत्व है उसे जनता पूरी तरीके से नकार देगी और ये 29 की लड़ाई को ये लोग आज ही हार जाएंगे। बहुत बहुत तो ये हारे बैठे हैं अभी से ही, लेकिन फिर पूरी तरीके से हार जाएंगे दोस्तों। तो बड़े शातिराना तरीके से इस मुद्दे का हल है ये दोनों पार्टियां निकाल रही हैं और नोटिस के खेल चल रहे हैं कड़ी कार्रवाई की बजाय दोस्तों। उड़ीसा में जब तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा सकता है उन 3 विधायकों, तो हरियाणा में इन लोगों को निलंबित करने से आखिरकार क्या दिक्कत है। और एक तरीके से कहा जाए दोस्तों, एक इस थीम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि ह्यूमन मेमोरी टू शॉर्ट। ये राजनेता जानते हैं कि लोगों की याददाश्त है वो बहुत कमजोर होती है और इसी चीज का फायदा है ये राजनेता है शायद उठाना चाहते हैं कि कुछ समय के बाद हरियाणा के लोग हैं इस चीज को भूल जाएंगे दोस्तों, इस मुद्दे से भी अपना इंटरेस्ट हटा लेंगे, क्योंकि आम आदमी के पास इतना वक्त ही कहां होता है कि वो सियासी लोगों के खेल में लगातार उलझते रहे दोस्तों। इतना आम आदमी के पास होता नहीं है। और वैसे भी आजकल तो आम आदमी सिलेंडरों की कतार में खड़ा है, कहां उसके पास ये टाइम है कि इन गद्दारों का क्या किया जाता है या बाकी 4 बचे हुए गद्दार स्पोर्ट फिक्सर आखिरकार कौन है। ये राजनेता जानते हैं कि थोड़ा टाइम निकालिए, धीरे धीरे लोग हैं इस चीज को भूल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मन लोगों ने बना लिया है जब भी चुनाव होगा कि बीजेपी का क्या चाल चरित्र है, कांग्रेस का क्या चाल चरित्र है दोस्तों। ऐसे में उड़ीसा की बजाय हरियाणा में है वो लगातार नोटिस का खेल है, वो लगातार खेला जा रहा है दोस्तों। और पहली बार 9 लोग कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल शो हो चला है दोस्तों। अगर फ्लोर टेस्ट अगर आज के दिन होता है तो ये भूपेंद्र हुड्डा बहुत शायद असमंजस में है कि पता नहीं कौन इनके साथ में खड़ा होगा, कौन साथ में नहीं खड़ा होगा। ग्रीन ब्रिगेड जो इनकी है उसमें से जो जस्सी पेटवाड़ हैं वो खुद कर एक नायक की तौर पर साबित कर रहे हैं ये गद्दार लोग हैं, इन्हें चुनाव में आ जाना चाहिए, इन्हें इस तरीके से आ जाना चाहिए। पेटवाड़ साहब एक रैली हो जाने से या इस तरह की बयानबाजी से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता है। नारनौद में जिस तरीके से आपके जो विरोधी हैं लगातार उभर रहे हैं, आपकी स्थिति किसी से ज्यादा दिन तक छुपी नहीं है। और गीता भुक्कल पर कार्रवाई की मांग है बीके हरिप्रसाद ने करी थी, जबकि जस्सी पेटवाड़ तो खुलेआम कह रहे हैं कि चुनाव में जाइए या इन गद्दारों का इलाज होना चाहिए। शायद जस्सी की तमन्ना भी हो जाए पूरी, कुछ उपचुनाव कहीं पर हो जाए दोस्तों, लेकिन फिर उसके बाद हम जस्सी भाई से पूछेंगे कि क्या चल रहा है चुनाव का, कितनी आगे आप लोग हैं दोस्तों। और झज्जर जिले में तो बादली हलके में पूरी तरीके से उफान आया हुआ है और इस उफान को नरेश प्रधान जो कांग्रेस के ही पूर्व विधायक रहे थे उन्होंने सुलगा रखा है। इसको कुलदीप वत्स को शक की निगाहों से देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुड्डा परिवार शायद उन्हें बुला भी रहा है, लेकिन इन्होंने सियासी किनारा है अब हुड्डा परिवार से कर लिया है दोस्तों। क्या एश्योरिटी दी जा रही है, क्या कहा जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि आगे का जो सियासी सफर है शायद अब इनके साथ कुलदीप वत्स का कम से कम खत्म हो चला है। बहुत टकटकी लगाए हैं, लोग देख रहे हैं कि ये आखिरकार क्या फैसला लेते हैं, लेकिन एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से ये राजनेता बाज नहीं आ रहे हैं। जिन पर सियासी गद्दारी का आरोप लगा है उनके चेहरे आप देखिए, कितनी शालीनता के साथ, किस सलीके के साथ है ये लोग खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं और हुड्डा साहब पर कीचड़ उछाल रहे हैं, हुड्डा साहब इन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कांग्रेस अब तमाशबीन बनकर रह गई है, ऐसे लोगों की पार्टी बनकर रह गई है जिसमें तमाशा करने वाले लोग बहुत हैं, जिसमें मदारी बहुत हैं दोस्तों। आप क्या सोच रहे हैं फिलहाल इस राज्यसभा के मुद्दे को लेकर? क्या आप मान रहे हैं कि हरियाणा की आम जनता की जन भावनाओं के साथ अभी भी खेल किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा? दोस्तों आप 90 डिग्री को शेयर करना ना भूलें और अपने जो भी व्यू हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें दोस्तों। शुक्रिया।